गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो अभी जो है वो हम एनएमआर के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है वो टॉपिक्स देखेंगे। तो एक तरीके से ये रिकैप है, रिवीजन है आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल जो है वो एनएमआर का क्या होता है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो एक ही बात है, पीएमआर बोले चाहे वो एनएमआर बोले, ठीक है। पीएमआर मतलब प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस और एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। वो अंडरस्टूड है कि प्रोटोन के बारे में बात कर रहा है, आपको यही सिलेबस में है, ठीक है। तो अब होता क्या है बेसिकली कि जो हमारे पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं, वैसे न्यूक्लियस भी जो है क्या करता है, स्पिन करता है, ठीक है। और जो स्पिनिंग चार्ज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है। आपको पता है कि चार्ज जब भी आपका स्पिन करेगा तो वो क्या करेगा, जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से और इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पे घूमने से उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और आपके पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अगर वो भी अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं तो उनकी भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस से ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ये फोकस है आपकी टोटली किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। तो जब वो आपका न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा तो वो बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जैसे ये बार मैग्नेट है ना, जैसे मान लो कि ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और इसका क्या होगा, एक साउथ पोल होगा। तो इस तरीके से आप इमेजिन करो कि जो न्यूक्लियस होता है वो जो है रिवॉल्व करता है। अगर उसके स्पिन मोशन अगर उसमें है तो वो इस तरीके से बिहेव करता है कि जैसे मान लो एक मैग्नेट की फॉर्म में इसका नॉर्थ पोल है और इसका क्या होगा, एक साउथ पोल होगा, ठीक है। तो वही न्यूक्लियस जिनमें जो है वो स्पिन मोशन होगा, या मैं ऐसा कहूँ कि जो क्वांटम नंबर होता है, जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो वो न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, एक्टिव होगा। इसका मतलब होता है कि आई ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कि उसमें स्पिन मोशन है। अगर आई जीरो हो गया तो मतलब उसमें स्पिन मोशन नहीं है। जब स्पिन मोशन ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ही नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस की इंड्यूस नहीं होगी तो वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि वो न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर में एब्जॉर्प्शन शो करेंगे जिनमें आई क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल एक सिंपल एक लाइन है, इसके ऊपर जो है ये बेस्ड है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन आप कर सकते हो कि जो आपके पास ये जो न्यूक्लियस होता है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम प्रोटॉन का ही पर्टिकुलर केस जो है वो स्टडी करेंगे। तो जब इसको ऐसे न्यूक्लियस को हम प्लेस करते हैं जो मैग्नेटिकली एक्टिव होता है, मैग्नेटिक एक्टिव मतलब जिसका आई ग्रेटर देन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, तो उनकी स्पिन जो है वो ओरिएंट कर जाती है या तो विद और अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड, ठीक है। तो अब ये आपको समझ नहीं आएगा कि है ना, इसमें जो है वो ये क्या बोल रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये नोट्स बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है, ठीक है, एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर नहीं किए हैं अभी, ठीक है। देखो जैसे ये मान लो ये न्यूक्लियस है, ये स्पिन कर रहा है, तो इसमें एक वेक्टर होता है, एरो रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर, है ना। तो ये वेक्टर आपको दिखाता है। तो इस न्यूक्लियस को ऐसे इमेजिन करना कि नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम न्यूक्लियस को जो है वो अंडरस्टूड करते हैं। अब ये बोलता है कि जब हम इस न्यूक्लियस को एनएमआर में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम इन न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमने जो है वो बहुत जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पे अप्लाई की हुई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलते हैं। ये इसका अपना है नॉर्थ और साउथ पोल, ये तो न्यूक्लियस का है, लेकिन मैंने बाहर से भी जो है वो अप्लाई की होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो होगा क्या, देखो ये देखो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम इस न्यूक्लियस को, जैसे मान लो ये मेरा न्यूक्लियस था, इसको मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बड़े बड़े मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख दिया। तो ये बोलता है कि ये जो आपके पास जो होते हैं ये स्प्लिट कर जाते हैं टू स्टेट्स में। कितनी स्टेट्स में स्प्लिट कर जाते हैं, टू स्टेट्स में, एक अल्फा स्टेट और एक बीटा स्टेट, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये मैंने बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाए हुए हैं, ये रैंडम बनाए हुए हैं मैंने, किसी का वेक्टर यहाँ को, किसी का वेक्टर यहाँ को, किसी का वेक्टर बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये बोलता है कि जैसे मान लो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। किसके न्यूक्लियाई होंगे, प्रोटॉन के, स्पेशली प्रोटॉन पे फोकस रखना है आपने, हाइड्रोजन के, ठीक है। किसी पे, क्योंकि हम पढ़ ही कह रहे हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये बोलते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, जो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोलने का मतलब ये है कि जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, मॉलिक्यूल ऐसे पड़े हुए हैं, तो उनके न्यूक्लियस भी ऐसे पड़े हुए हैं, तो इस तरीके से रैंडम पोजीशन में जो है वो ये इनके वेक्टर होते हैं कि जैसे मान लो ये ग्रीन कलर से आपको क्या दिखा रहा है, ये वेक्टर है। तो इस तरीके से रैंडम पोजीशन में पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये वाली फील्ड में अप्लाई कर दूंगा, तो ये वेक्टर क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऊपर को अप्लाई की। तो कुछ तो इसकी डायरेक्शन में न्यूक्लियस जो है वो अरेंज हो जाएंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, और कुछ इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर जाएंगे, अलाइन कर जाएंगे। तो ये बोलता है कि
ये जो इसकी डायरेक्शन में जो अलाइन किए गए हैं, ये इनकी एनर्जी लो होती है, तो इनको बोलते हैं अल्फा स्टेट। और जो न्यूक्लियाई इससे अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो अलाइन कर गया, हम उनको बोलते हैं बीटा स्टेट। ठीक है, तो ये अगेंस्ट जो है वो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड ये अलाइन हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्यों अल्फा और बीटा स्टेट बनती है, एक फार्मूला होता है 2I+1। ठीक है, तो आई होता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है जिस न्यूक्लियस को आप स्टडी कर रहे हो। तो हाइड्रोजन के केस में आई की वैल्यू होती है 1/2। तो आई आप 1/2 पुट करोगे, 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ 1 आएगा, 1+1 मतलब 2। तो 2 ही स्पिन स्टेट्स जो हैं वो आपको मिलेंगी जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। ठीक है, क्योंकि सारा क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, आपको तो मैं सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूँ कि आपको रिजल्ट जो है वो याद रखने कि 2I+1 रूल लगता है। तो जैसे मान लो आई की वैल्यू 1 है, तो आप 1 पुट करोगे 2I+1 में, तो कितना आ जाएगा वो 2 + 1 3। तो वहाँ पे 3 स्टेट्स 3 फॉर्म में जो है वो टूट जाएगा, अल्फा बीटा गामा। लेकिन आपको हाइड्रोजन है तो आप अल्फा और बीटा 2 स्टेट्स में ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि 2 स्टेट्स बन जाती हैं, और उन दोनों में एनर्जी गैप क्या आ जाएगा, डेल्टा ई। तो होगा क्या कि ये मैंने किसी एक्सटर्नल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो मैंने क्या किए हैं, ये न्यूक्लियस को रखा है। और जैसे मान लो मैंने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखे, जैसे मान लो मैंने 60 टेस्ला पे रखे हैं, मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूं 100 मैग्नेटिक फील्ड 100 टेस्ला की कर दूं, तो ये एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। और ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर दूं तो और ज़्यादा ये गैप बढ़ जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाता जाऊँगा, डेल्टा ई की वैल्यू क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैं मैग्नेटिक फील्ड वेरी करूँ, लेकिन ऐसा नहीं करते हम, मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो मेरे को ये डायग्राम मिली, ये मिल गई, इमेजिन करो 60 टेस्ला पे। ठीक है, तो सिग्नल कैसे आएगा, एनएमआर में सिग्नल कैसे आएगा, क्वेश्चन एक आपको मैं ये भी साथ साथ कराता हूँ कि हाउ द सिग्नल कम्स। ठीक है, इसमें आप ये कहानी पूरी लिख सकते हो। तो जैसे ही आप रेडियो फ्रिक्वेंसी की एक रेंज होगी, जैसे मान लो रेडियो फ्रिक्वेंसी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होगी, एग्जैक्ट तो बुक्स में कि कितनी उसकी वैल्यू, जैसे मान लो 0 से 100 जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पड़ती है। ठीक है, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा रेडियो फ्रिक्वेंसी 1 2 3 4, इस पे इरेडिएट करूंगा इसको ना अल्फा स्टेट पे। तो जैसे मान लो जब वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी इस डेल्टा ई से मैच हो जाएगी, ठीक है, 0 से लेके 100 तक, ये तय है कि अगर मान लो आपके पास जो है वो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब एनएमआर एक्टिव है, तो वो डेल्टा ई की वैल्यू रेडियो फ्रिक्वेंसी में ही फॉल करती है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एनएमआर में रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन से ही वो न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करता है। तो जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी इस डेल्टा ई से मैच कर जाएगी, तो यहाँ से अल्फा स्टेट जो है वो जंप कर जाएगी और बीटा में कन्वर्ट हो जाएगी, ये फ्लिप कर जाएगा, इस तरीके से ऊपर चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, बट वो मोमेंटरी, क्योंकि ये स्टेट अनस्टेबल होती है, तो ये इमीडिएटली जंप कर जाएगा और उस एनर्जी को क्या कर देगा, एमिट कर देगा जो इसने एब्जॉर्ब की थी। तो जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगी उसको ये एमिट कर देगा और वो सिग्नल की फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा कि इसने इस रीजन की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की थी, वही मेरा एनएमआर सिग्नल होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है वो आगे जो है वो मैंने आपको इसमें समझाया है कि कैसे जो है वो आप ये करोगे, एनएमआर का प्रिंसिपल लिखोगे। अगर आपको प्रिंसिपल आता है तब भी आप ये बात लिख सकते हो कि एनएमआर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल व्हेन द सैंपल कंटेनिंग स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई विद आई ग्रेटर देन 0 इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देयर स्पिन ओरिएंट आइदर, या तो वो आइदर विद उसी फील्ड में उसके लॉन्ग कर जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया अल्फा स्टेट में, और अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड, मतलब जैसे वो बीटा में अपोजिट कर जाएंगी। प्रोटोन अलाइनमेंट विद द फील्ड जो होती हैं हम उसको अल्फा बोलते हैं। देखो वो लोअर एनर्जी की होती हैं, वो मैंने डायग्राम बनाई है, वो आप बना सकते हो। दोज अलाइंड अगेंस्ट द फील्ड आर इन हायर एनर्जी, उसको हम बीटा स्टेट बोलते हैं। और जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्पिन स्टेट्स जो होता है वो डिपेंड्स करता है आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा वो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। ऑन द इरेडिएशन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियस स्पिन, वो फ्लिप कर जाएगा, अल्फा से बीटा में चला जाएगा, फ्रॉम द लोअर एनर्जी अल्फा स्पिन स्टेट टू हाईएस्ट बीटा स्टेट। व्हेन दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट दे एमिट द सिग्नल, दे एमिट द रेडिएशन whose frequency depends on the difference in the energy between the spin state. They emit, सिग्नल नहीं आएगा तो एनर्जी आएगा, दे एमिट एनर्जी whose frequency depends on the difference in the energy between the spin state. अब ये जो एनर्जी होगी, यही जो एमिटेड एनर्जी होगी वो सिग्नल की फॉर्म में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। दिस न्यूक्लियर ट्रांजिशन जो होगी कपल विद दैट ऑफ एक्सटर्नल सप्लाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है कि इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड आया इन कॉम्बिनेशन विद सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड इन कॉम्बिनेशन विद डबल बॉन्ड, तो वो कंजुगेशन बनी। तो दिस न्यूक्लियर
ट्रांजिशन जो मेरे पास हो रही है अल्फा से बीटा, कपल्ड विद किसकी वजह से, रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से, इसी को मैं रेजोनेंस बोलता हूँ। और ये न्यूक्लियस में हो रही है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर रेजोनेंस बोला। और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो बन गई न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी पल्स इज डिटेक्टेड, एम्पलीफाइड की जाती है और उसको डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है अच्छे से, उसको डिटेक्ट रिकॉर्डर में किया जाता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेरे को मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को जो है वो सिग्नल मिलते हैं और इस सिग्नल को प्लॉट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस देयर जो है वो इंटेंसिटी। ठीक है, उसको एनएमआर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं यही बता दूं कि जो मैंने अभी थ्योरी बताई, इसी थ्योरी को अगर जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, इसी को लिख के आना। अगर ये बोलता है कि हाउ द एनएमआर सिग्नल ओरिजिनेट्स, हाउ द सिग्नल जो है वो पीएमआर स्पेक्ट्रम में ओरिजिनेट किया जाता है, तब भी आप यही आंसर लिख सकते हो, बशर्ते आपको मॉडर्न में जो है वो ये डायग्राम बनाया हुआ इसने कि अलाइंड विद द स्पिन स्टेट प्लस हाफ होती है, आपको पता लग गया। ठीक है, अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड ये अप्लाई की हुई है डेल्टा एच नॉट, अगर ऐसे आ जाती है इसके तो इसको अल्फा बोलते हैं। अगर ये अपोजिट आएगी बीटा, वो मैंने डायग्राम से बताया आपको, वो वाली डायग्राम ज़्यादा सुजेस्टिव है। फिर ये बोलता है कि जो एनर्जी गैप होता है अल्फा और बीटा, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे जैसे आप स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओगे, देखो इस एक्सिस में स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो तो ये गैप डेल्टा E1 है, E2 है, तो जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो गैप भी बढ़ता जाएगा। इसने इस डायग्राम में ये बताया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट रखते हैं, चाहे ये बड़ी वैल्यू ले लो चाहे ये बड़ी वैल्यू ले लो। ठीक है, लेकिन इसने समझाने के लिए आपको बोला हुआ। रेडियो फ्रिक्वेंसी में एब्जॉर्ब होती है। और एक आपको ये भी आता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होती है। गायरो मैग्नेटिक रेशियो होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटॉमिक सिस्टम टू इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। ये भी ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको जो है वो क्रैम कर लेना। और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसमें जो है वो हर्ट्स में। ठीक है, और यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं वो गॉस होते हैं। ठीक है, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्रोटॉन की, ये भी आपको जो है वो क्वेश्चन आता है एक नंबर का कि व्हाट इज द प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर मैं बाद में देता हूँ। पहले अगर आपको प्रिंसिपल क्लियर हो गया तो आप उसी का आंसर ओरिजिन ऑफ सिग्नल्स में भी लिख सकते हो कि ऐसे इसमें सिग्नल अराइज होता है। तो ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये सारी कहानी लिखी हुई है कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर यूजली ऑपरेट बाय कीपिंग द अप्लाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ये बोलता है कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो करते हैं हम, ठीक है, जो अब लेटेस्टली हम यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बताया वो उसका बिल्कुल जो है वो हम रिवर्स करते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको समझाया इन प्रिंसिपल पीएमआर स्पेक्ट्रम कुड बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग सब्सटेंस कंटेनिंग न्यूक्लियाई इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेंथ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट रखता हूँ, एंड पासिंग ए रेडिएशन फ्रीक्वेंसी थ्रू ए सब्सटेंस एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी द रेडिएशन एनर्जी ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटॉन। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन लेटेस्टली अभी जो रिसेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, हम इसका रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स में क्या करूँगा मैं एनएमआर जो फ्रीक्वेंसी होगी मैं उसको कांस्टेंट कर दूंगा और मैग्नेटिक फील्ड को बेरी करूंगा। तो वो एक ही बात है, ठीक है, कि उसमें जो है वो मैं मैग्नेटिक फील्ड को बेरी करूंगा और जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है। अब होगा क्या कि जैसे मान लो अब रेडियो फ्रिक्वेंसी तो मैंने कांस्टेंट कर दी, 60 है जैसे मान लो। अब क्वेश्चन ये है कि वो 60 पे कब एब्जॉर्ब करेगा, वो तब एब्जॉर्ब करेगा जब 60 के अकॉर्डिंग उसका गैप आएगा डेल्टा ई का। क्यों? क्योंकि जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की, तो जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता जाऊंगा तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वो जो डेल्टा ई होगा वो, अगर मान लो मैंने 60 जो है वो मेगा हर्ट्स पे फ्रीक्वेंसी में जो है वो उसमें दे रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 60 मेगा हर्ट्स पे उस डेल्टा ई की वैल्यू क्या कर जाएगी, उसके कॉरस्पॉन्ड कर जाएगी और वहाँ पे क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है कि सर आपने जो है वो हमें उल्टा बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखनी है। रिसेंट डेज में हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी हाइट पे वो पीक आ रही है, कितनी हाइट है उसकी, इससे आपको कुछ नहीं करना। मेरा मेन इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो, ठीक है, यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हो तो इस तरीके से आप हाई मैग्नेटिक फील्ड पे जाते हो, इस तरफ को हाई रीजन होता है। तो दो टर्म्स ये लो फील्ड और अप फील्ड आपको बड़ा तंग करती हैं कि लो फील्ड और अप फील्ड क्या होती हैं। अब जैसे मान लो मैंने रेंडमली ऐसा बोला कि मान लो सिग्नल मेरा बीच जैसे में आया, ये सिग्नल यहाँ भी आ सकता था इसके लेफ्ट में और इसके राइट में भी आ सकता था। अब ये बोलता है कि अगर सिग्नल बिल्कुल क्लोज टू जीरो की तरफ आए, जब मैग्नेटिक फील्ड मेरी बड़ी कम अप्लाई की है मैंने, तो उसको बोलते हैं लो फील्ड। मतलब लो का मतलब अपने ध्यान रखना कि बहुत कम फील्ड पे सिग्नल आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड एल लेफ्ट, इस तरफ को लेफ्ट किसके, एक आइडिया सा ले रहे हैं कि लेफ्ट मतलब जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बिल्कुल जीरो है। और अप फील्ड का मेरा मतलब हो गया कि जब मैंने
बहुत ज़्यादा फील्ड अप्लाई की तो उसको मैं बोलता हूँ अप फील्ड। ठीक है, तो एक टिपिकल पीएमआर एब्जॉर्प्शन सिग्नल जो है वो इस तरीके का आता है। तो ये बड़ा ध्यान देने की बात है। लो फील्ड का मतलब इसको जो है वो मैं डाउन फील्ड भी बोलता हूँ। डाउन फील्ड मतलब होता है कि ये बिल्कुल कम मैग्नेटिक फील्ड पे अब्जॉर्ब हुआ, और अप फील्ड का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो अब्जॉर्ब हुआ। तो ये डायग्राम आप बना के आना जब भी आपको आता है कि हाउ पीएमआर का जो है सिग्नल आता है। बाकी कहानी आपको ये पता चल गई। ठीक है, अब बारी आती है कि प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक्चुअल में प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ से ली क्योंकि मॉडर्न वाली इतनी क्लियर नहीं है। इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड मेड बाय द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऑफ द न्यूक्लियस अराउंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। ठीक है, या एच नॉट इसको बोलते हैं। अब ये बोलते हैं कि जैसे मान लो किसी न्यूक्लियस को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, तो आपको पता है कि वो आई अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या करता है, स्पिन करता है अपनी एक्सिस के अराउंड। अब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे उतना वो फास्ट स्पिन करेगा। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि वो प्रिसेस करता है। ठीक है, जैसे लट्टू होता है ना, एक जैसे आप लट्टू, ठीक है, आप बचपन में घुमाते थे तो ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से है ना, प्रिसेशन, इसको बोलते हैं प्रिसेशनल मोशन, इस तरीके का कि अपनी एक्सिस के अराउंड जो है वो क्या कर रहा है, प्रिसेस कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही वो न्यूक्लियस जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रिसेस करता है। तो अब ये बोलता है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड मेड बाय द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऑफ द न्यूक्लियस, तो वो जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने बना रहा है पर सेकंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको ये इजी लग जाएगी, तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। इट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऑफ द न्यूक्लियस पर सेकंड। ठीक है, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है केमिकल शिफ्ट्स क्या होती हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास ये सिग्नल आया है यहाँ पे, इस सिग्नल को मेजर करने के लिए जो है वो मुझे एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक और क्वेश्चन कराना पड़ेगा, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअली ऐसे प्रोटॉन्स जो आइडेंटिकल एनवायरनमेंट में हो हम उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। और ऐसे प्रोटॉन जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में हो मैं उसको क्या बोल देता हूँ, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसमें, देखो जैसे ये एग्जांपल है CH3 CH3, ये 3 प्रोटॉन है, इसके इधर को क्या है, कार्बन, इसके इधर को भी क्या है, एक कार्बन, और यहाँ क्या है, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के इधर को क्या है, एक कार्बन। तो मतलब बोलने का मतलब मेरा क्या है कि इन प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट क्या है, सेम, चाहे इधर को देख लो, विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ऐसे प्रोटॉन्स को बोला जाता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, है ना, जिनका केमिकली एनवायरनमेंट क्या हो, सेम हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये लगा दिया CH3 CH2 Br। ठीक है, तो ये जो मेरे पास प्रोटॉन है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, इनको तो क्या है यहाँ पे, और इसको मैं खोल के लिख दूँ इस तरीके से, यहाँ पे एक कार्बन है, इनको आगे भी क्या है, कार्बन है, लेकिन ये जो 2 प्रोटॉन है इनको एक कार्बन है और इधर को क्या है, Br है। तो ये जो सेट ऑफ प्रोटॉन ये 2 हैं, और ये जो मेरे पास 3 प्रोटॉन्स आए, ये मेरे पास अब क्या हो गए, नॉन इक्विवेलेंट। ये नॉन इक्विवेलेंट हो गए क्योंकि इनका एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, तो होता क्या है कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो होते हैं उनका सिग्नल जो है वो आपके पास जो है वो एक ही सिग्नल आएगा। NMR आपको यही बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अगर मान लो आपके जैसे ये केस था CH3 CH3, तो इसमें टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, लेकिन कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन है, क्वेश्चन ये है, ये नहीं कि टोटल प्रोटॉन कितने, कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन है केमिकली एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो अगर केमिकली एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये तो एक ही तरीके के प्रोटॉन हुए, तो इसमें एक ही सिग्नल आएगा ऐसे NMR का। ठीक है, अब आगे स्प्लिटिंग हो जाती है ना सिग्नल की भी, ये वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिग्नल स्प्लिट होता है। ठीक है, वो स्पिन कपलिंग का रूल है कि अभी तो आपको मोटा एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे सिग्नल आता है। अब ये 3 प्रोटॉन है, इनका सिग्नल थोड़ा अलग आ जाएगा, 2 प्रोटॉन का थोड़ा अलग आ जाएगा। तो इस तरीके से NMR में सिग्नल आते हैं। तो आपको वो आइडिया देते हैं कि NMR बेसिकली आपको यही आइडिया देते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन तो बेसिकली एक जैसा होता है, लेकिन केमिकली एनवायरनमेंट उनका सेम है कि नहीं है, ये आपको आइडिया देता है NMR। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा सिग्नल्स होंगे मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास 3 सिग्नल आ गए, तो मेरे पास जो है वो 3 डिफरेंट प्रोटॉन होंगे। मेरे पास जब मैं स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया, जैसे मान लो मेरे पास 4-5 आ गए, तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेरे पास क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। अगर मान लो मेरे पास एक ही आता तो मुझे पता है कि सारे प्रोटॉन्स एक ही एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये
एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ से थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के कि इक्विवेलेंट प्रोटोन एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे उनका सिग्नल्स क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ सिग्नल्स, साइक्लोपेंटेन है CH2 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 सब का सिग्नल्स क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन है, एक जैसा एनवायरनमेंट है, इसका सिग्नल एक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कैसे जो है वो आपके पास जो सिग्नल होंगे। तो ये एक्सरसाइज आप कर लेना, ठीक है, कि कैसे जो है वो उनमें एनवायरनमेंट देख के जो है वो आपको बताना है कि उनमें कितने जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है केमिकल शिफ्ट से पहले मैं आपको शील्डिंग और डी शील्डिंग के बारे में भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% है, आपको आएगा कल शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसका जो मेरे पास है केमिकल शिफ्ट्स, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मेरे पास जो है ये डिफरेंट सिग्नल आ रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास कोई स्केल है, ठीक है, मैंने कोई रेफरेंस स्केल ले ली कि मैंने इसको 0 मान लिया, ठीक है, और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरीके से ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड जब मैं 0 से मूव कर रहा हूँ इधर को। तो मान लो मेरा कोई सिग्नल यहाँ आया, कोई सिग्नल जो है मेरा यहाँ आया, तो ये मेरा हुआ डाउन फील्ड और ये मेरा हुआ अप फील्ड। अप फील्ड का मतलब हो गया कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड मेरी हाई है, और डाउन फील्ड का मतलब वहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई की, डाउन कम अप्लाई की। तो केमिकल शिफ्ट होती है बेसिकली कि जब आपके रेफरेंस से उसकी कितने शिफ्ट हुआ वो, अगर वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ या यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसको मैं बोलता हूँ डाउन फील्ड, बड़ा डाउन फील्ड चला गया। अगर यहाँ पे आया तो मैं इसको बोलूँगा कि अप फील्ड है, अगर इसके क्लोज है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मेरे पास इसको बोलते हैं केमिकली जो है वो शिफ्ट जो है वो हुआ है कि नहीं हुआ। देखो केमिकल शिफ्ट जो है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द प्रोटोन। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन हैज ए डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वाइल ऑल केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटोन हैव सेम केमिकल शिफ्ट। वो तो अंडरस्टूड है। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन होंगे तो वो शिफ्ट होते जाएंगे, और केमिकली इक्विवेलेंट होंगे तो वो एक ही जगह आएंगे। इनको जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो डक्ट इफेक्ट, एनिसोट्रॉपी इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, वंडर वाल शील्डिंग भी करती है। तो ये जो है वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि केमिकल शिफ्ट के बारे में, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट जो है यही है, द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल और डिफरेंट प्रोटोन इन द गिवन सैंपल रिलेटिव टू टीएमएस इज एफर्ट। टीएमएस होता है टेट्रामिथाइलसिलेन, ये स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, और इसका फार्मूला जो है वो इस तरीके का होता है। देखो इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, SiCH3 CH3 CH3 CH3, इसको बोलते हैं टेट्रामिथाइल सिलेन। SiH4 होता है बेसिकली सिलेन, तो H की जगह मैंने क्या लगा दिया, 4 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, उसको बोलते हैं टेट्रामिथाइल सिलेन। ये स्टैंडर्ड लिया जाता है। अब ये क्यों स्टैंडर्ड लिया जाता है, ये भी क्वेश्चन है अपने आप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों जो है टेट्रामिथाइल सिलेन इट इज यूज्ड एज ए रेफरेंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप ये रीजन लिखना, इट इज ए नॉन टॉक्सिक, सेफ टू यूज, इनर्ट होता है इन नेचर, ये रिएक्ट ही नहीं करता किसी भी कंपाउंड से, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर जैसे मान लो मैंने सैंपल में इसको डाल भी दिया तो ये इजीली डिस्टिल्ड ऑफ हो जाता है, और ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, गिव्स ए सिंगल पीक। टेट्रामिथाइल सिलेन की भी अपनी एक सिंगल पीक होती है। ऑल द 12 हाइड्रोजन प्रोड्यूस एन इंटेंस पीक होती है, इसकी बड़ी इंटेंस पीक होती है, जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है। इट्स सिग्नल इज आउटसाइड द रेंज, जो मेरे पास हमारी रेंज होती है जो स्टडी करते हैं उस रेंज से बाहर होता है, तो इसका कोई फिक्र नहीं है। इट्स सिग्नल इज गिवन द केमिकल शिफ्ट, हम उसके सिग्नल को ही क्या मान लेते हैं, डेल्टा जो है वो मेरी एक स्केल है, तो उसकी सिग्नल को मैं डेल्टा जो है वो 0 मान लेता हूँ। अगर टाउ में मेजर करना तो टाउ की वैल्यू 10 होती है, और इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। टाउ इज इक्वल टू होता है 10 माइनस डेल्टा, है ना, हम निकाल सकते हैं। तो ये टीएमएस की कहानी है कि क्यों टीएमएस जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि शील्डिंग और डिशील्डिंग मुझे समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझे बगैर आपका जो है वो 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द डिशील्डिंग ऑफ प्रोटोन, एक्सप्लेन द शील्डिंग ऑफ प्रोटोन। लेकिन उसको करने से पहले आपको अप फील्ड और डाउन फील्ड का पता होना चाहिए। द लार्जर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जो होती है, द हायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच प्रोटोन इज लोकेटेड शील्ड्स द प्रोटोन फ्रॉम द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर ए प्रोटोन। ठीक है, इसको मैं आगे शील्डिंग और डिशील्डिंग में ही एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो होती क्या है, देखो शील्डिंग एंड डिशील्डिंग, तो इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो होता क्या है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपको पता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस तो रिवॉल्व करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं, जिसको हम लोकल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं।
अब एक तो मैंने अप्लाई की हुई है मैग्नेटिक फील्ड बाहर से H0, अब ये बोलता है कि उस एटम के अंदर उन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट हुई है, क्या वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरह अलाइन है या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन है। बस इन दो बातों पे डिपेंड करता है कि शील्डिंग होनी है कि डीशील्डिंग होनी है। ठीक है, अब देखो, अब आपको और इजीली समझाएगा। देखो, जैसे बेंजीन है, ये बेंजीन का फ्लैट स्ट्रक्चर है, ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो 3-3 बॉन्ड होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, आपको पता है रेजोनेंस होती है। तो ये इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं कि जो हाइड्रोजन होते हैं, जो बाहर वाले हाइड्रोजन होते हैं, तो ये इस तरीके से सर्कुलेट करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का रिंग बनता है वो इस तरीके से बनता है कि जब ये हाइड्रोजन की बात आती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में होती है, डाउन से अपवर्ड, डाउन से अपवर्ड। तो जो मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है इसी डायरेक्शन में इन हाइड्रोजन्स पे देखो, जो मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई ये वाली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, रिनफोर्स का मतलब होता है कि एक जैसी डायरेक्शन में जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो क्या हो गई, अलाइन हो गई। अब मान लो इसको भूल जाओ इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड को, मान लो यहां पे रेजोनेंस होने के लिए मुझे अप्लाइड फील्ड की जरूरत थी 50 टेस्ला की मेरे को जरूरत थी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से मान लो 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अंदर जनरेट हो रही है, तो मैं 50 इसको चाहिए थी तो मैं 50 नहीं सप्लाई करूंगा, ये 48 ही सप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि 2 टेस्ला अंदर ही इसके अंदर जनरेट हो रही है, तो 48 × 2 क्या बन जाता, 50। तो ये हुई रिइंफोर्समेंट। तो जितनी इसको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी उसने उस बाहर से कम फील्ड पे जो था वो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। मीन्स कम फील्ड का मतलब था डाउन फील्ड, लो फील्ड। तो उसको बोलते हैं डी शील्डिंग फिनोमेना। इसको मैं क्या बोलते हैं, डी शील्डिंग। डी शील्डिंग का मतलब होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स ने इन प्रोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए कोई अड़चन पैदा नहीं की, कोई रुकावट नहीं पैदा की, कोई शील्ड नहीं किया, उसको क्या किया बल्कि डी शील्ड किया, है ना। तो पहले तो शील्डिंग का फिनोमेना आया था, फिर उसको मैंने नाम दे दिया था डी शील्डिंग। ठीक है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, किसकी वजह से हुई है, रिइंफोर्समेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करते हैं। जैसे एसिटाइलिन होता है, एसिटाइलिन होता है इस तरीके से, है ना, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से ओरिएंट होता है। तो ये इसका पाई क्लाउड होता है, ये इस तरीके का पाई क्लाउड होता है। ठीक है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इस तरीके से रिवॉल्व करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो इस तरीके से जनरेट होती है, इस तरीके से। ये भी वैसे जनरेट होती है जैसे इसमें जनरेट हुई। तो प्रॉब्लम ये थी कि इसके तो बॉन्ड हाइड्रोजन के थे बाहर की तरफ, लेकिन एसिटाइलिन था लीनियर, तो इसके हाइड्रोजन आएंगे एक वर्टिकल लाइन के साथ। अब यहाँ तो इस वर्टिकल लाइन में भी, इस वर्टिकल लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है अंदर, पर अंदर कोई प्रोटॉन नहीं था। लेकिन यहाँ पे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आई तो इसी लाइन पे मेरे क्या लाई करते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि लीनियर है। तो जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मैंने देखी लगाई अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप देखोगे कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अलोंग दिस लाइन, दे हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएंगे, जो है वो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको यहाँ लगेगा कि अगेंस्ट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है वो क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, अगेंस्ट है। तो अब जैसे मान लो ये इसको क्या करेगी, अपोज करेगी। जैसे मान लो इस केस में भी मैं मान लिया कि 50 टेस्ला चाहिए था अब्जॉर्ब करने के लिए इन हाइड्रोजन को। ठीक है, मैंने 50 अप्लाई की, लेकिन अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो 2 टेस्ला जनरेट हो गई। अब ये 2T जो थी वो अपोजिट है, तो इसको क्या करेगी, कैंसिल करेगी, नलीफाई करेगी, जैसे वेक्टर होते हैं। तो जैसे ही अब जाएगा यहाँ पे तो 50 की बजाय इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, 48। तब भी वो ऑप्शन नहीं होगी, इसको चाहिए कितनी, 50। तो इसको तो 50 से ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, मुझे 2 ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मीन्स ये अप फील्ड जो है, अप फील्ड मतलब वो डायग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो ये अप फील्ड एब्जॉर्ब करेगा। तो उसको बोलते हैं शील्डिंग फिनोमेना ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, तो आप ये पढ़ोगे शील्डिंग एंड डी शील्डिंग तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो, व्हेन द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो एसिटाइलिन के केस में थी, अपोजिज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसको उसने अपोज किया था, देन द इफेक्टिव फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग बोलते हैं। शील्डिंग मतलब उसको क्या कर रहा है, वो शील्ड कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन का अपना लोकल एनवायरनमेंट है। तो सच शील्डेड प्रोटॉन जो होते हैं, दे एब्जॉर्ब एट हायर जो है वो
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हायर मैग्नेटिक फील्ड पे एब्जॉर्ब करते हैं और इनकी वैल्यू जो है वो क्या आती है, अप फील्ड आती है। अप फील्ड आती है तो ऑब्वियसली डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, है ना। कैसे लो हो जाएगी, देखो जैसे मैंने आपको इस तरीके से बताया था, इधर को मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे मैंने इसको मान लिया था रेफरेंस 0। अब ध्यान रखना ये टीएमएस का है सिग्नल, ठीक है, इसको मैंने रेफरेंस मान लिया 0। मैंने इसी को इस तरफ से इस तरीके से इसको मानता हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हाई आ गई, ठीक है, तो यहाँ से ये टीएमएस है और इधर को जो है वो जो डेल्टा है मेरा, है ना, इसको मैंने डेल्टा बोल दिया, इस तरीके का एस तरीके का सिंबल है। डेल्टा की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ को 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज करते हो। तो जैसे वो हाई मैग्नेटिक फील्ड पे अब्जॉर्व करेगा तो डेल्टा की वैल्यू तो क्या होगी, लो, क्योंकि मैंने इसको 0 मानना हुआ है। अगर ये कम मैग्नेटिक फील्ड पे करता तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती, ज़्यादा होती। तो ये ध्यान रखना, जब भी शील्डेड प्रोटॉन होते हैं वो हाई मैग्नेटिक फील्ड पे अब्जॉर्व करते हैं, बट डेल्टा वैल्यू क्या होती है उनकी, लो होती है। और वाइस वर्सा टॉ वैल्यू क्या हो जाती है, हाई होती है। टॉ वैल्यू कुछ नहीं थी, टॉ उसने इसको बोल दिया, टॉ जो था वो सॉरी, टॉ इसने इसको बोल दिया टॉ 10 और टॉ इसने इसको 0 ले लिया, ठीक है। तो टॉ वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई। तो इस तरीके से जो है वो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। और आपको मैं ये बता भी देता हूँ, ये है देखो रिलेशनशिप, टॉ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा, ठीक है। तो आप वो दिमाग लगा सकते हो कि कैसे ये आया। लेकिन मैं थोड़ा फास्ट आपको बता दूं कि शील्डेड प्रोटॉन जो ऑब्जॉर्व करेंगे एट हाई मैग्नेटिक फील्ड पे, लो डेल्टा वैल्यू पे, ठीक है, और हायर जो है वो टॉ वैल्यू आएगी। स्टर्लिंग प्रोटॉन इसका एग्जांपल है, वो जो है वो टॉ वैल्यू पीपीएम में चलती है ना। टॉ वैल्यू टॉ स्केल है और वैल्यू 0 मतलब 0 पीपीएम, तो 0 से जैसे वो मूव करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो कंपाउंड ऑफ विनाइलिक प्रोटॉन जो होते हैं वो हाई पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि शील्डिंग फिनोमिना की वजह से। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया था, एक और क्वेश्चन इसी के अंदर बनता है। डी शील्डिंग व्हेन द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सेम डायरेक्शन में आ जाए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो इफेक्टिव फील्ड प्रोटॉन जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसकी इंक्रीज हो जाती है एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड डी शील्डिंग। डी शील्डिंग प्रोटॉन जो होते हैं वो लो मैग्नेटिक फील्ड पे अब्जॉर्व करेंगे या हायर डेल्टा वैल्यू पे अब्जॉर्व करेंगे। क्यों होता है और लो टॉ वैल्यू पे होता है, ये अब आपको पता है। बेंजीन के केस में टॉ वैल्यू जो होती है वो हाई होती है क्योंकि वो लो फील्ड है, तो इधर से जब वो चलेगा तो इस साइड अगर वो लेफ्ट साइड आएगा तो टॉ वैल्यू हाई होगी। विनाइलिक प्रोटॉन की इसने दोबारा बात की है कि मेरे पास जो है वो इतने पे आती है, विच आर लेस डिशील्डेड इसके कंपैरिजन में, ठीक है, बेंजीन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी कॉजेज एन अनयूजुअल केमिकल शिफ्ट फॉर हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू कार्बन दैट पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था डी शील्डिंग का फिनोमिना। उसके बाद आपको केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन याद रखनी है। केमिकल शिफ्ट क्या होती है, शिफ्ट इन द पीएमआर सिग्नल फ्रॉम द रेफरेंस टीएमएस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट, जो है उसको बोलते हैं। इसको दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, डेल्टा स्केल और टाउ स्केल। टाउ 10 माइनस डेल्टा होता है और ये इसका फार्मूला होता है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये डायग्राम है, तो ये डेल्टा 0 है ना, ये 0 और ये 10, तो इधर को 0 और ये टाउ वैल्यू है ना। तो सिग्नल अगर यहाँ आता है तो वो अप फील्ड, यहाँ आता है तो डाउन फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, वो भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। उसके बाद आता है कि कौन कौन से इफेक्ट हैं जो केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं। तो आप ये 3 इफेक्ट बोलोगे, इंडक्टिव, एनिसोट्रोपिक एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या लिखना है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कैसे जो है वो केमिकल शिफ्ट को वेरी करता है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है आपके पास कि माइनस आई और प्लस आई। माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो क्या करते हैं, अगर जैसे मान लो किसी प्रोटॉन से माइनस आई जुड़ा हुआ है तो वो उस प्रोटॉन के बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ खींचेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। तो उसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वहाँ पे डी शील्डिंग फिनोमेना हो जाएगा। डी शील्डिंग फिनोमेना हो जाएगा तो मतलब शिफ्ट क्या आएगी, डाउन फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं वो हाइड्रोजन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, वहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगी, शील्डिंग हो जाएगी। शील्डिंग हो जाएगी तो वो उस सिग्नल को क्या करेंगे, अप फील्ड जो है वो भेजेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन एंड डीशील्ड्स द प्रोटॉन। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो होते हैं सच एज अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन एंड रिजल्ट इन शील्डिंग फिनोमेना, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम, जैसे मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो जाए, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम ही जुड़ेगा
तो वो माइनस आई का काम करता है, तो वो डाउन फील्ड जो है वो उसको शिफ्ट करेगा। ठीक है। एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट स्पेस इफेक्ट होता है, ये आपको पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसमें आप बेंजीन का केस भी दे सकते हो। ठीक है, इसमें आप एसिटाइलिन का केस भी दे सकते हो, एल्डिहाइड का भी दे सकते हो। तो ये थोड़ा सा आप जो है वो देख लेना। एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट में आपने वही डाल देना, वो जो बेंजीन का केस था मेरे पास, ठीक है, कि और एसिटाइलिन का, तो वो आप डाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है। अब ये क्या फिनोमिना आ गया कि स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होती है, तो इसमें भी आप जो है वो थोड़ा सा किस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो ये इक्विवेलेंट प्रोटोन है, ये भी इसका एनवायरनमेंट सेम है, इसका एनवायरनमेंट सेम है, तो इनकी वजह से सिग्नल कैसा आना चाहिए था, एक आता है, एक ही सिग्नल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सिग्नल स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, वो सिग्नल क्या कर जाएगा, आपका स्प्लिट कर जाएगा। तो ये जो एक सिग्नल होगा ये स्प्लिट कर जाएगा, और इस स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल को ही हम क्या बोलते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इज नोन एज स्पिन स्पिन कपलिंग। क्यों करता है, क्योंकि इसकी वजह से जो सिग्नल होगा इट शुड बी अफेक्टेड बाय इट्स नेबर, और इसका जो सिग्नल होगा इट शुड बी अफेक्टेड बाय इट्स नेबर। तो जो नेबरिंग प्रोटोन होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो आपके पास जो है वो क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, तो कॉज ऑफ स्प्लिटिंग का क्या होता है, नेबरिंग प्रोटोन होते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है वो आपको क्या स्पिन स्पिन कपलिंग में बेसिकली आपको क्या बताना है। ठीक है, तो देखो आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ, N+1 रूल। N होता है नंबर ऑफ प्रोटोन ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई, ध्यान रखना। N क्या है, नंबर ऑफ प्रोटोन ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई। ठीक है, कि जैसे मान लो ये है CH2 और यहाँ है CH, इसका कोई सिग्नल आया 1। ठीक है, इसका सिग्नल आया 1। मान लो इसके पड़ोस में कोई भी प्रोटोन नहीं है, तो उसका सिग्नल इस तरीके से आता, एक ही सिग्नल आता। लेकिन इसके पड़ोस में कितने प्रोटोन हैं, 2 प्रोटोन है। ठीक है, तो इन 2 प्रोटोन से इसका सिग्नल स्प्लिट कर जाएगा। तो आंसर क्या होगा कि इसका कितने में स्प्लिट कर जाएगा, तो इसके नेबरिंग में कितने हैं, 2, 2+1 लगा दो, तो कितनी पीक्स में स्प्लिट कर जाएगा, 3 पीक्स में ये इस तरीके से स्प्लिट कर जाएगा, ये 3 पीक्स में, 3 हम्प्स में। ठीक है, इसका सिग्नल और इसका सिग्नल, जैसे मान लो इसके पास 2 प्रोटोन है अपने, तो इसके नेबर में एक प्रोटोन है, तो 1+1 क्या हो गया, 2। तो इसका अपना सिग्नल जो था 2 प्रोटोन्स का, वो 2 पीक्स में टूट जाएगा। तो कौन सा रूल लगा, N+1 रूल। अब ये बोलते हैं कि जैसे मान लो सिग्नल फ्रॉम अनकपल्ड प्रोटोन, मान लो ये अनकपल्ड प्रोटोन है, उसकी वजह से एक ही सिग्नल आ रहा है इस तरीके से। अब ये बोलते हैं कि जैसे मान लो इसके पड़ोस में एक एडजेसेंट में प्रोटोन प्रेजेंट है, तो इस सिग्नल को 2 पार्ट्स में तोड़ देगा। ये डायग्राम आप बना देना इस तरीके से। वो क्यों 2 में तोड़ेगा एडजेसेंट में, अगर मान लो एक प्रोटोन है, क्योंकि वो 2 ओरिएंटेशन ले सकता है स्पेस में। ये परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जैसे मान लो एडजेसेंट में एक ही प्रोटोन है, तो वो कितनी ओरिएंटेशन स्पेस में ले सकता है, एक अल्फा और एक बीटा, आपको पता है ये। तो वो इसका सिग्नल 2 में टूटेगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो एक सिंगल जो है वो आपका अनकपल्ड प्रोटोन है, जिसका सिग्नल 1 है, उसके पड़ोस में 2 जो है वो प्रोटोन है, तो उसका सिग्नल कितने में टूट जाएगा, N+1 लगाओ, 3 सिग्नल्स में, ये 3 सिग्नल्स है, इसमें टूट जाएगा। बट जो 2 में टूटा, इसकी रेशियो थी 1:1, ये ध्यान रखना, डबलेट। ठीक है, मतलब उनकी जो डबलेट का मतलब होता है कि इस तरीके से ये टूटा वो सिग्नल। ठीक है, ये इक्वल आया 1:1। एक होता है 1:2:1, 1:2:1, ये होता है 1:2:1। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे मान लो 2 प्रोटोन है, तो उनके कितने तरीके हैं ओरिएंट होने के, या तो वो दोनों एक जैसे डायरेक्शन में ओरिएंट होते थे, या दोनों अपोजिट में हो जाएं, या एक अपवर्ड हो, एक डाउनवर्ड हो, या दूसरा अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। तो ये 2 टाइम्स आ गया ना ये वाला, तो उसको बोलते हैं 1:2:1। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से ये 3 में टूट जाएगा। तो ये डायग्राम बना के आनी है आपने बेसिकली उसमें। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल बता दूं। जैसे मान लो एक सिंगल प्रोटोन है, उसके पड़ोस में 3 प्रोटोन है, तो आपको फार्मूला मैंने बता दिया N+1, तो 3 + 1 कितना, 4। तो वो जो 3 प्रोटोन है, एक तरीका तो ये है कि तीनों अलाइन हो जाएं, एक तरीका ये है कि तीनों अपोजिट हो जाएं। अब बारी बारी आप क्या करो, 3 ले लिए मैंने, 2 को अप किया, 1 को डाउन किया,
अगले को डाउन कर दो, फिर इसको डाउन कर दो और दूसरे को अप करते जाओ, या 2 को पहले डाउन कर दो, 1 को अप कर दो। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। ये 1:3:3:1, ये ध्यान रखना, 1:3:3:1। तो दीज आर द रूल्स फॉर स्प्लिटिंग। ये आप यहाँ से देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ एन, ये नेबरिंग प्रोटोन की है कि अगर नेबरिंग प्रोटोन एक है तो खुद का सिग्नल जो है वो उसका, जो नेबर वाले प्रोटोन का सिग्नल जो है वो इफेक्ट कर रहा है सिग्नल को। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 CHBr, अब इसका सिग्नल जो आएगा उसमें कितनी पीक्स होंगी, ये डिपेंड करेगा कि इधर कितने प्रोटोन है। जैसे मान लो इधर 3 है तो रूल लगाओ n = n+1। इधर कैपिटल N इसने ले लिया कि नंबर ऑफ कितनी पीक्स आएंगी, और n है नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई। ठीक है, इसने लिखा हुआ है। तो नेबरिंग न्यूक्लियाई 3 + 1 कर दो, 4 आ गया। तो नंबर ऑफ पीक्स कितनी आ गई, 4 आ गई। मतलब तो रेशियो क्या हो जाएगी, 1:4:6 आपके पास जो है वो 4 पीक्स आ जाएंगी। सॉरी, ये आपका 4, ये वाले 4 पीक्स, 1:4:4:1। इसका खुद का सिग्नल 3 प्रोटॉन्स का डबलेट आएगा, क्योंकि 2 में टूटेगा तो उसको हम डबलेट बोलते हैं, 3 में आएगा ट्रिपलेट बोलते हैं, क्वार्टेट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये रेशियो बना सकते हो। दिस इज अबाउट स्पिन स्पिन कपलिंग। और लास्ट है कपलिंग कांस्टेंट। तो कपलिंग कांस्टेंट होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पीक्स। ये जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है आफ्टर स्प्लिटिंग, इसको हम क्या बोल देते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द स्प्लिटेड पीक्स में जो डिस्टेंस आ रहा है हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट पीक ऑफ ए स्प्लिटेड NMR। स्प्लिटिंग के बाद कपलिंग कांस्टेंट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान रखना। कपल्ड प्रोटोन हैव सेम कपलिंग कांस्टेंट। जब भी कोई 2 कपल कर रहे हैं, जैसे मान लो आपस में 2 कपलिंग कर रहे हैं और वो सिग्नल को स्प्लिट कर रहे हैं, तो उनका कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल इज, ठीक है, ये आप देख लेना क्या है। डायस्टीरियोस्कोपिक प्रोटोन और एनिसोट्रोपिक प्रोटोन, इनकी डेफिनेशन भी आपने देख के जानी है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्पिन स्पिन कपलिंग का ये मैं आपको फोटो भेज दूंगा, तो ये थोड़ा सा आपने रिवाइज करके जाना है कि कैसे जो है वो आप करोगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए ये है कि कल के एग्ज़ाम में, जब आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें सारे बच्चे जो है वो आपकी शीट्स हैं, उसमें आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओ। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा मत करना कि आपने 2 पेजेस भरे, 1 पेज भरा और आप जो है वो एग्ज़ाम दे के आ गए, तो फिर पास होना आपके लिए मुश्किल होगा। जो भी एग्जामिनर, अगर आपके बाहर भी चेक होते हैं पेपर, कहीं भी हो सकते हैं, तो आपको जो है वो शीट्स जो हैं वो आपकी प्रॉपर वेल प्लान्ड 10 to 20 तो मिनिमम आपकी जो है वो क्वेश्चन वाइज जो हैं वो सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ठीक है किसी क्वेश्चन में नहीं भी आता, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, NMR है, नहीं भी आता, तो कई बार ऐसा होता है कि उससे मिलता जुलता जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो आप उसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। तो यही की फार्मूला है, आप पढ़ के जाओ, आपने जितना पढ़ा हुआ है उतना लिख के आओ, और ब्लैंक मत छोड़ना आप आंसर शीट। ठीक है, आप भर के आओ उसको, जितना आपको आता है उतना आप लिख के आओ, और कोशिश करो कि आप पूरा टाइम लगाएं वहाँ पे, और मैक्सिमम जो है वो उसमें आपने शीट्स भर के जो है वो आनी है। खाली शीट नहीं आपने फटाफट जल्दबाजी के चक्कर में कि जी कौन बैठे अंदर, है ना, तो आप पूरी शीट्स जो हैं वो उनको यूटिलाइज करो। ठीक है, तो ये आपके पास एक की फार्मूला है। ठीक है, गुड लक टू यू ऑल।